नमस्कार बंधुओं, RS कारुलिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए प्यारे साथियों, कक्षा 10 की पुस्तक हम पढ़ रहे थे क्षितिज, और उसमें 2 अध्याय हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। और पिछले वीडियो में हमने सेनापति, जो कि अध्याय नंबर 3 है, उनका जीवन परिचय भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी जो पाठ है उसको, और कवित हैं, इन सारे कवित को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सेनापति जो है बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, क्योंकि इन्होंने, ये भारत के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ऋतुओं के बारे में लिखा है, प्रकृति के बारे में लिखा है। हालांकि इनके जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु, इन सब पर बहुत ज्यादा विवाद है, और ये भी विवाद है कि ये सेनापति जो है इनका नाम है या इनकी उपाधि है। तो हमें इन सब पर विवाद नहीं करना है, हमें हमारी पुस्तक के हिसाब से ही पढ़ना है। तो देखिए साथियों, ये सेनापति जी के कवित हैं लिखे हुए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। और कवित जो हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, उनको गाया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा गाने की, मैं भी थोड़ी कोशिश करूंगा गाने की। देखिए, पहला कवित है कि बरुण बरुण तरु फूले उपवन बन, सोई चतुर सरंग संग दल लहु यतु है। बंदी जी में बोलत बिरद वीर कोकल है, गुंजत मधुप गुणगान गहु यतु है। क आवई आस पास पुहपन की सुभाष, कि आवई आस पास पुहपन की सुभाष, सोही सोने के सुगंध मांझ सने रहे यत है। कि शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज का वयात है, कि आवत बसंत ऋतु राज का वयात है। तो साथियों, ये है कवित। आप भी कोशिश करना इसको और अच्छे से गाने की। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आप कोशिश करना इसको बहुत अच्छे से गाने की, क्योंकि ये कविता है। और आप जैसे इसको गाओगे 2 से 3 बार, तो इसका अर्थ भी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये इतने कठिन नहीं है। तो आप देखिए इसके शब्दार्थ और उसके बाद में व्याख्या। तो साथियों, वरुण वरुण का अर्थ होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार, यानी कि अलग अलग प्रकार के। तरु का मतलब होता है वृक्ष, फूले का मतलब होता है फूल, उपवन का मतलब होता है बगीचा, और वन का मतलब होता है वन। सोई का मतलब जैसे, चतुरंग का मतलब 4 अंगों की सेना, और दल का मतलब होता है सेना, चतुरंग का मतलब होता है 4 अंग, और लवलोत्यो का मतलब होता है लहराना या लहराते हुए आना, जैसा भी है। बंदी का अर्थ होता है यशगान करना या गुणगान करना, और यशगान और गुणगान करते हैं कौन? चारण। जिम्मी का मतलब जैसे, बोलत का मतलब बोलना, और बिरद वीर कोकिल, यानी कि इसका अर्थ होता है कोयल और तोते। गुंजत का मतलब होता है गुंजायमान होना। मधुप का अर्थ होता है भौरा, और गान गुण का मतलब होता है गुणगान करना। वही का मतलब होता है आना। पूप का मतलब होता है पुष्प। तो एक बार इसका हम अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे इसका शब्दार्थ देखेंगे। तो कवि सेनापति कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आने पर वन में, देखिए, बसंत ऋतु आने पर वन में, उपवन में और वृक्षों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या खिल रहे हैं? फूल खिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई 4 अंगों की सेना के साथ, 4 अंगों की सेना एक साथ में लहराती हुई आ रही है। और 4 अंगों की सेना में कौन कौन होता है? हाथी, घोड़े, पैदल और रथ वाले। तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 अंगों की सेना सहित ऋतु, जो बसंत ऋतु, वो आ रही है। और देखिए, और उस सेना का गुणगान करते हुए तोता और मोर, तोते और कोयल उस सेना का क्या कर रही है? गुणगान कर रहे हैं। तो ये इस लाइन का यहां तक अर्थ हो गया कि जो कोयल और तोते हैं वो इसका क्या कर रहे हैं? यशगान गा रहे हैं। और गुंजत मधुप गुणगान गव्यात है, और जो भंवरा है वो भी इसका जो है गुणगान कर रहा है। और आवई आसपास पोहपन की सुबास, और आसपास जो है पोप यानी पुष्पों की क्या आ रही है? सुगंध आ रही है।
और सोने के सुगंध मांझ सन रहे आते। और ऐसा लग रहा है कि इस प्रकृति ने जो पीले जो प्रकृति उस टाइम क्या है, जैसे सरसों के फूल खिलते हैं तो सरसों के फूल आभूषण के समान लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इस प्रकृति ने जो है सोने के आभूषण पहन रखे हो। जैसे सोने के आभूषण पहनने से एक स्त्री की या नायिका की बहुत सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही बसंत ऋतु आने पर जो ये प्रकृति है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। आगे देखिए कि शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कवयात। शोभा को समाज कि आज बसंत ऋतु आने पर पूरे समाज में शोभा, समाज की शोभा बढ़ गई है और सभी क्या है, सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है? सेनापति। तो ये इसका अर्थ होगा। यहां पर ये एक पद इसका एक कविता पूरा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको अगर ये वीडियो या ये कविता समझ में नहीं आया हो वो एक बार फिर से पीछे जाकर के इसको देख लेना। तो अब चलिए आगे देखिए। अब बसंत ऋतु आ गई, अब उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए सेनापति जी क्या कह रहे हैं कि देखे छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, तीन तरबर सबको ही रूप हर्यो है। महाजर लागे जोत भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चा साहिबो चित रहो है। कि देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। देखिए, देखे का मतलब होता है देखना, छिति का मतलब होता है ये हमारी धरती, अंबर का मतलब आकाश, जले का मतलब जलना, और चारों ओर छोर मतलब इस कोने से उस कोने तक, यानी कि जहां भी देख रहे हैं वहां तक। तिन का मतलब होता है तिनका या पत्ते, तरुबर का मतलब होता है वृक्ष, हर्यो का मतलब होता है हरना या नुकसान पहुंचाना, भाजर का मतलब होता है बहना, और भादव जो है ये क्या होती है? एक गर्म हवा। तो इसका एक बार अर्थ देखिए। तो अब कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि जिधर देखो उधर है धरती पर, और आकाश जो सूर्य की किरणें हैं वो जिधर देखो उधर चारों ओर क्या है? गर्मी ही गर्मी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से समझे कि जहां भी देखेंगे वहां पर पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक चारों तरफ क्या है? गर्मी ही गर्मी है, और तीन सरबर सब कोई रूप है। और इस ग्रीष्म ऋतु ने पेड़ों का यानी कि वृक्षों का और इस मानवों का सभी का क्या है? रूप हर लिया है। महाजर लागे जोत भादव के, भादव का मतलब होता है आग या फिर जंगल की आग, यानी और ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में क्या लग गई हो? आग लग गई हो। और जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और इस गर्म हवा ने सभी के तन को क्या कर दिया है? सेक दिया, यानी कि गर्म कर दिया है बहुत, अर्थात बहुत ज्यादा लू चल रही है। अब देखिए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाह चाहे वो चित धर्यो है। अब जो दारुण तरनी है इसका अर्थ होता है सूर्य, और तरनी का एक अर्थ क्या होता है? नौका या नदी। कि सभी जो है इस गर्मी से, इस भीष्म जो गर्मी पड़ रही है इस गर्मी से बचने के लिए नदी के पास चले जाते हैं और वहां पर थोड़ा सुख का एहसास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सीरी छाह, सीरी का मतलब होता है ठंडी, वहां पर ठंडी छां पाने के लिए सभी का मन वहां जाने को करता है। तो सबका मन कहां जाने को करता है? नदी के किनारे पर। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आगे देखो, अब कवि क्या कह रहे हैं कि देखो चतुराई सेनापति कविताई जो, कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। कि देखो चतुराई। अब कवि कह रहा है कि सेनापति जी की चतुराई देखो आप। क्यों? क्योंकि इसने एक ही कविता में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को एक साथ में कह दिया है, गुणगान किया है। तो ये जो हमने पढ़ा ये कौन सा था? ग्रीष्म ऋतु। अब इसी का देखिए वर्षा ऋतु। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दे करके कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए ग्रीष्म ऋतु के रूप में, तो आपको ग्रीष्म ऋतु के रूप में करना है। और अगर वो देता है कि वर्षा ऋतु के रूप में करिए तो वर्षा ऋतु के रूप में इसकी व्याख्या करनी है। और अगर कुछ भी नहीं दे तो आप दोनों को कर दीजिएगा, बहुत अच्छे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो कविवर कहता है कि जिधर भी देखो उधर, अब वर्षा ऋतु आ गई तो जिधर भी देखे उधर क्या है? जल, यानी कि चारों ओर छोर, कि इस धरती पर जहां भी देखो, इस पृथ्वी पर
चारों तरफ क्या है, जल ही जल। ये जल ही, पहले इसका अर्थ क्या था, जलना, और अब इसका अर्थ क्या है, जल। इस पूरी धरती पर अब चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। और तिन सरबर सब कोई रूप है, और इस जल ने तरबर यानी वृक्षों का सभी को क्या है, बहुत क्षति यानी हानि पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि तेज बारिश होने से वृक्ष भी जो है उखड़ जाते हैं, इसलिए इनको नुकसान ये जल पहुंचा रहा है। और महाजर लागे जोत भादव के, और भादवे, अब यहाँ पर भादव का अर्थ क्या है, भादवे का महीना, कि भादवे के महीने में जो है बारिश बहुत ज्यादा बरस रही है, झरझर यानी कि रिमझिम बारिश हो रही है, झर लग रहे हैं बारिश के। और जलद पवन तन सेक मानव है, और इस जलद का मतलब क्या होता है, बादल, और इस बादल से कैसी हवा चल रही है, ठंडी हवाएं, और वह सभी के तन को क्या है, बहुत ज्यादा ठंड पहुंचा रही है, बारिश की ठंडी हवाएं। आगे देखिए कि दारुण तरनी, तरनी का मतलब होता है नौका या नदी, तरई नदी पुक सुख पावे सब, कि जो अब बारिश तेज हो रही है तो सीरी, अब इसका दोनों का टेक्स्ट साथ देखो, सीरी घनचा चाहे वो किधर है, और सीरी का मतलब होता है ठंडा, और घन का मतलब यहाँ पर बादल है, कि जब बादलों से बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है तो इस ठंडी हवा से बचने के लिए और इस बारिश से बचने के लिए सभी क्या कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। किससे? नौका से, कि सभी जो है नदी को पार करके सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं इस पानी से बचने के लिए। तो और अब आगे देखिए कि देखो चतुराई सेनापति कविताई जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है, कि अब सेनापति जी खुद की जो है प्रशंसा में कह रहे हैं कि देखिए ये कितनी चतुराई की बात है कि एक ही कविता में, एक ही पद में हमने दो दो ऋतुओं का वर्णन किया है। तो साथियों ये इसका अर्थ हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी विषय की क्लासेज बहुत जल्दी आने वाली हैं, और हिंदी के लिए पूरे नंबर आप इन्हीं वीडियो से ला सकते हो। तो आगे देखिए, तो ये तो था वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए कौन सा, कि दामनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक गति अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कुजत जित तित, सीकरते समीर सीकरते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कहे यो है मन भावन, सु लाग्यो तर सावन विर जिर जोरते, कि आयो सकी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहू औरते। अब देखिए इसका अर्थ, कि दामनी दमक सुरचाप की चमक, दामनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घोर घन घोरते। देखिए दामनी का अर्थ होता है बिजली, दमक का मतलब होता है दमकना, सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष, श्याम का मतलब होता है श्यामवर्ण यानी कि काले काले, और चमक का मतलब होता है चमकना, घटा झमक यानी कि बादलों की घटाएं, और घोर घन घोर यानी कि बादल जो है, अब बारिश के मौसम में जो है क्या है, बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। अब वर्षा ऋतु के बाद में जो ऋतु आती है लास्ट, वो इसके बारे में कह रहे हैं कि जो है वर्षा ऋतु के बाद में क्या है, बिजली चमक रही है और सुरचाप इंद्रधनुष बन रहा है, और बादल की घटाएं छा रही हैं बहुत ज्यादा, और उस बादल से जो है पूरी पृथ्वी पर अंधेरा सा छा गया है। और कोकिला कलापी, कलापी का मतलब होता है मोर, और कोकिला का मतलब कोयल, कल कूजत है जित तित, कि जहां देखो वहां कोयल और मोर, कोयल कूक रही है और मोर नाच रहा है, और सीकरते शीतल समीर की झकोरते, और सीकर का अर्थ होता है जल की बूंदे, और जो जल की ठंडी बूंदे हैं उनकी हवा झकोर, यानी कि हवा जो है कैसे चल रही है, हल्की हल्की बूंदों के साथ चल रही है, यानी कि हवा जो है वह बहुत ही ठंडी चल रही है। अब कह रहा है सेनापति आवन कहो है मन भावन, लाग्यो है तरसावन विरह जुर जोरते। विरह जुर का मतलब होता है विरह का बुकार, पीड़ा किसकी, विरह की, विरह वेदना, प्रेम की पीड़ा। सेनापति जी कह रहे हैं कि सावन आ गया है। अब क्यों सावन आ गया, सावन में मोर बोल रहे हैं, मोर सॉरी नाच रहे हैं, कोयल बोल रही है, बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष बन रहे हैं। अब जो सखी है, नायक नायिका समझ लीजिए या सखी सखी समझ लीजिए, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जो है सावन आ गया है और अब मेरी जो है एक तरह से विरह पीड़ा जो है, अर्थात मेरे पति जो है कहीं बाहर हैं और मुझे विरह की पीड़ा सता रही है। सेनापति इस बात को कह रहे हैं कि मेरा मन जो है विरह पीड़ा से जूझ रहा है, और यानी कि जोर से।
और आयो सखी सावन, कि हे सखी सावन आ गया है, मदन सर सावन, और मदन मतलब कामदेव, कि ये सर सावन और ये कामदेव जो मुझे सता रहा है, और लागो बर सावन, और इधर जो है बहुत ही बारिश हो रही है, तो इससे मेरी जो है मेरे प्रीतम से मिलने की इच्छा और ज्यादा तेज हो रही है, ये इसका अर्थ है। तो देख लीजिएगा इसको एक बार फिर से समझ लो कि सावन के महीने में जो है बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष बन रहे हैं, और काले काले बादल चारों तरफ गहरा रहे हैं, कोयल बोल रही है, मोर नाच रहे हैं, और जल की धीमी धीमी बूंदी पड़ रही है, और हवा कैसे चल रही है, ठंडी ठंडी। अब सेनापति जी कह रहे हैं कि जब ऐसा मौसम आता है तो नायिका की जो है विरह पीड़ा बढ़ रही है, और वो अपनी सखी से कह रही है कि सावन आ गया है और मेरे प्रीतम प्यारे अभी तक नहीं आए हैं। ये इसका अर्थ है। आगे देखिए, आगे देखिए कि शीत को प्रबल सेनापति के ऊपर चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूर सिय राय के, हिम के समीर ते बरसे विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, ये सो लगाई रहे नैग सोल गाय के। अब इसका एक बार शब्द अर्थ देखिए। शीत का मतलब होता है शीत यानी कि सर्दी, प्रबल का मतलब होता है तेज बल सहित, कोपी चढ़ो दल यानी कि दल बल सहित, निबल का मतलब होता है निर्बल यानी कमजोर, अनल का मतलब आग, सूर्य का मतलब सूर्य, सियरा का मतलब होता है सिकुड़ जाना या ठंडा पड़ जाना, हिम का मतलब बर्फ, समीर का मतलब हवा, बरसे का मतलब वर्षा, और तीर का मतलब तीर, भौन का मतलब होता है पौन, पौन का मतलब हवा, कोनन का मतलब कोने में, और धूम का मतलब होता है धुआं, नैन का मतलब नैन, आग मतलब आग, और ये का मतलब होता है हृदय से, और सुलगाई का मतलब सुलगाना या आग लगाना। अब देखिए, अब इसका अर्थ देखिए। कवि सेनापति जी कहते हैं कि अब जो है सावन भी निकल गया, और अब कौन सा आ गया, शीत ऋतु आ गई, सर्द ऋतु, सर्दी पड़ रही है। तो क्या कह रहा है कि शीत को प्रबल सेनापति चढ़ो दल, कि जो अब शीत ऋतु है वो पूरे दल बल के साथ चढ़ गया है, पूरे दल बल के साथ आ गया कौन, शीत ऋतु। और निबल अनल, और इस शीत ऋतु ने आग को निर्बल कर दिया है, कमजोर कर दिया है, और सूर्य भी इस ठंड के आगे जो है कमजोर बढ़ गया है, और कहीं जाकर के ठिठुर गया है या फिर ठंडा हो गया है। सूर्य की भी इसके आगे पेश नहीं खा रही है, ये कहना चाह रहा है कवि। और हिम के समीर, और ये जो हवा चल रही है, हवा वो किसके समान चल रही है, बर्फ के समान, तेई वर्षे विषम तीर, और हवा ऐसे लग रही है जैसे कोई विषम बहुत ज्यादा तीर बरस रहे हो। और रही है गर्म भोन, और जो गर्म हवा है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोने में जाकर के छिप गई हो। धूम नैन बहे लोग, आग ही पर गिर रहे, और लोग जब आगों पे गिर रहे हैं, आग जला रखी है तो अलगाव जलाते हैं, और अलगाव में से क्या निकल रहे, धुआं, तो लोगों की वो आंखों में जा रही है, तो आंखों में से क्या आ रहा है, आंसू, तो लोगों की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उसी के पास जा रहे हैं। और ये सो लगाई, देखिए ये सो लगाई रहे नैक सुलगाए के, कि थोड़ी सी जैसे आग सुलगती है उसको हर कोई अपने हाथों को सेक रहा है और अपने छतिया से लगा रहा है उसको, और आग को अपनी छाती से लगाने का प्रयास कर रहा है। मानो बीत जानी मां शीत ते पसारी पानी, छतिया की छां राख पाँव छिपाओ के, पाँव का मतलब होता है आग, कि मानो बीत, देखिए यहां पर जो है उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब मानो का मतलब मानना, कि जो है सभी जितने भी जो लोग हैं वो, देखिए पानी का मतलब होता है हाथ, कि अपने हाथ पैर पसार रहे हैं, कहां, शीत ने जो है अपने हाथ पैर पसार लिए हैं बहुत ज्यादा, और लोग जो है अपने हाथों को किससे सेक रहे हैं, आग से, और आग को अपनी छतिया से लगाकर रख रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा तेज है। तो साथियों, ये था आज का हमारा पाठ सेनापति। इसके प्रश्न और इसके शब्दार्थ आप देख लेना, प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक बार आप जरूर देख लेना। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो जरूर कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो इसके लिए एक लाइक तो आपका बनता है, और लाइक मैं मांगता हूं। अगर कोई वीडियो में आपको कमी लगती है या फिर कोई समझाने का तरीका अच्छा नहीं लगता हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर करना और अपने साथियों तक पहुंचाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 4 पर, तब तक के लिए नमस्कार।